हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इरोस इंटरनेशनल के बारे में। और मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता होगा कि इसका शेयर बहुत दबा हुआ है, इसका प्राइस बहुत गिरा हुआ है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं ये बता देता हूँ, इसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। और ये बता दूँ कि ये मेरे पोर्टफोलियो में है ये शेयर, और उसके लिए मैं आपको इसके बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले इसका यहाँ पे विकिपीडिया थोड़ा देख लेते हैं, इस पर क्या बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इरोस इंटरनेशनल ये प्रोडक्शन कंपनी है। और इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड इज़ अ इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बेस्ड इन मुंबई, इंडिया, फाउंडेड बाय अर्जुन लुल्ला in 1977. It is one of the leading production and distribution companies in India. Currently, his sons Kishore Lulla and Sunil Lulla manage the company. ठीक है, और यहाँ पे अभी का जो प्राइस चल रहा है ये बताया। एनएससी का प्राइस जो चल रहा है यहाँ पे 23 रुपये का शेयर है। और इसके सीईओ कौन है? किशोर लुल्ला है। फाउंडर कौन है? किशोर लुल्ला है। और ये कब स्टार्ट हुई है? 1977, तो बहुत पुरानी कंपनी है। और पुरानी, इतना पुराने होके भी इसका प्राइस देखो कितना है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इरोस एसटीएक्स करके है। ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी कुछ सब्सिडरीज भी है, इरोस म्यूज़िक और कुछ है। यहाँ पे कौन से फिल्म प्रोड्यूस किए इसके नाम है। ठीक है, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, हाथी मेरा साथी, और ये तन्नू वेट्स मनु, और भी बहुत सारी मूवीज़ इरोस नाव करके आता था। और यहाँ पे कुछ सब्सिडरीज़ है इसके, देखो इरोस इंटरनेशनल की सब्सिडरीज़ है। इरोस म्यूज़िक है, कलर येलो पिक्चर, और कॉपसेल लिमिटेड, बिग स्क्रीन इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ईएम पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, और टेक्जॉन 56060, इरोस म्यूज़िक पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडरीज़ है। तो आपको ये जो विकिपीडिया पे डिटेल है वो मैंने बता दिया। अभी इसका वेबसाइट देखते हैं। ठीक है, तो ये है इसका वेबसाइट, इरोस एसटीएक्स नाम से है इसका वेबसाइट। ठीक है, तो आप ये सर्च करोगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा। और ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इरोस एसटीएक्स नाम से ही है। और यहाँ पे देखो किस टाइप का ये विजन दिखा रहा है, वीडियो दिखा रहा है, क्योंकि ये मूवीज़ में मोस्ट ऑफ इसी टाइप के वीडियोस होते हैं, इस वजह से ये वीडियो जैसे वेबसाइट ओपन करते ये दिखाई देता है। ठीक है, और कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू द पावर ऑफ स्टोरी। और यहाँ पे इरोस के कुछ, इरोस नाव, इरोस मोशन पिक्चर, इरोस एसटीएक्स इंटरनेशनल। तो देखो इंटरनेशनल मूवीज़ में भी ये यूज़ होता है। इरोस अल्टरनेटिव, एसटीएक्स अल्टरनेटिव, एसटीएक्स टेलीविज़न, एसटीएक्स फिल्म्स। ठीक है, तो ये है इसका। और ये प्रेस का, पब्लिशिंग का, इरोस का एसटीएक्स के नाम से पब्लिशिंग है। तो जो भी इसके साइट पे है मैं आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट डिटेल पढ़ना है तो आप अंदर जाके डिटेल्स पढ़ सकते हो कंपनी के सारी चीज़ें। बट अभी मैं आपको इसके शेयर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ मनी कंट्रोल पे हम इसका शेयर का डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो अभी जो प्राइस इसका चल रहा है 23.30 का 30। और एनएससी बीएससी दोनों पर ये शेयर मिलेगा आपको। और ये 16 का इसका 52 वीक लो था, 16.4545 का। और यहाँ पे 36.85 का इसका हाई था, 52 वीक हाई। तो हाई से ये डाउन पे ही है। और ये हाई कब मारा तो ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो अभी स्ट्रेंथ दिख रहा है, इसमें शॉर्ट एनालिसिस में 7 स्ट्रेंथ है, 5 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी है, और थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं है बता रहे हैं। तो 7 स्ट्रेंथ क्या है कि नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रोथ हो रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर, तो ये पॉजिटिव है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। वीकनेसेस 5 है इसमें, डिक्लाइनिंग इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखो, ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो फॉल हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन के ईयर ऑन ईयर। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है, बट ईयर ऑन ईयर ये
ख़राब है इसका, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी 3 बताइए जिसमें राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे है, ठीक है। तो डिलीवरी अच्छा उठा रहे, यहाँ पे ये देख सकते हो डिलीवरी 64 से 65 तक का इसका डिलीवरी उठाया जा रहा है ये शेयर में। तो ये अच्छा है, मतलब लोग इस पे भरोसा कर रहे हैं, इसमें एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे और देखा जाए तो इसमें अभी इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, जिसमें मार्केट कैपिटल 223 करोड़ की कंपनी है और यहाँ पे फेस वैल्यू 10 का है, पीबी रेशियो 0.21 है। तो इसका असेट हम आगे देखेंगे तो बैलेंस शीट उसमें पता चल जाएगा कि वो किस टाइप का है। और ईपीएस इसका माइनस में है, पी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है क्योंकि अगर लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो उसका पी नहीं दिखाया जाता, ठीक है। एडवांस चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 1 साल का पहले एडवांस चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कंपनी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 23 के लो से स्टार्ट हो रहा है 1 साल पहले भी। उसके बाद ये एक हाई बनाया था इसने बीच में 34 का हाई बनाया था 34 का, फिर वहाँ से डाउन आया, ठीक है। फिर 19 तक गया था, फिर से एक हाई बनाया इसने 19 से 33 का 36.85 का हाई बनाया, फिर डाउन आया, फिर उसके बाद ये डाउन साइड ही दिख रहा है, थोड़ा सा अप गया, फिर यहाँ पे अभी थोड़ा एक रेंज में चलने के बाद फिर अप साइड थोड़ा दिखाया है, ठीक है। तो ये इसका 1 साल का चार्ट है। और 5 साल का इसका चार्ट क्या बता रहा है, देखो 5 साल में ये कंपनी का भाव 182 का लो से स्टार्ट हुआ था, तो एक हाई बनाया था इसने 308 का हाई, ठीक है। 5 साल के अंदर 308 का हाई बना के वो शेयर बाद में गिरते ही गया और अभी एकदम ज़मीन पे ही रेंग रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि 308 से अभी भाव देखो कितना कम हो गया। और मैं आपको ये बता दूं कि ये शेयर में मेरी इन्वेस्टमेंट है, ये मेरे पोर्टफोलियो में है और ये लॉन्ग टर्म से है। तो लॉन्ग टर्म में मैं कौन से प्राइस पे था इसमें ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मेरा प्राइस था 236 का प्राइस था। तो बहुत लोगों को लगता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो लॉन्ग टर्म में कभी कभी लॉस भी होता है, लेकिन ऐसे शेयर्स को मैं एज अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से कैसे मैनेज करता हूँ ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी बाइंग ये शेयर में लगभग 2018 में थी, जनवरी के टाइम पे। तो ये जनवरी का टाइम है, ठीक है। और 236 का जहाँ पर प्राइस आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर, यानी मैंने 10 तारीख को कुछ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 10-15 तारीख है, 1 जैन 8 जैन ये 15 जैन, तो यहाँ पे किधर मैंने वो शेयर लिया था और 236 यहाँ पे आप देख लो, तो 236 से फिर उसके बाद ये शेयर गिरा है। तो वो टाइम पे लेने के पीछे की भी वजह आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये जो 300 का प्राइस था वहाँ से मुझे लगा ये शेयर नीचे आया है, आज नहीं तो कल वो फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि इरोस का नाम सुना था, अच्छा है और लॉन्ग टर्म में तो कोई ना कोई अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और मीडिया सेक्टर में है तो ले लेना चाहिए सोचा। तो उसके बाद देखो क्या हो जाता है, ऐसे मेरे पास पोर्टफोलियो जो मेरे लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो थे उसमें मेरे पास बहुत सारे शेयर्स थे। तो उसमें से समझ लो कि 80% तो ख़राब निकले। ख़राब मतलब अच्छा, वो टाइम पे अच्छे थे लेकिन उसके बाद वो उसके परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हुए। फिर भी वैसे शेयर्स में से मैंने प्रॉफिट निकाला है और वो बहुत सारे वीडियो आप तक नहीं पहुँचे क्योंकि ऑलरेडी चैनल नया है, इसलिए तो मैं हर एक वो वीडियो शेयर के बारे में बताऊंगा। और रिसेंटली जो जो मैंने निकाला है तो वो शेयर तो मैं बताता ही हूँ, जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए था मैं बताता हूँ कि 4 साल 5 साल से था। तो वो शेयर्स वो मेरे एक अलग पोर्टफोलियो है, जो मेरा पुराना पोर्टफोलियो जिसमें मैंने बहुत सारे शेयर लेके रखे थे। वो टाइम पे वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, सभी चीज़ें अच्छी थी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए। तो लॉन्ग टर्म में फिर मुझे 10 से 20 ही शेयर ऐसे निकले कि वो बहुत अच्छे, उन्होंने 300 400 500 गुना दिया, किसी ने बोनस दिया, किसी ने क्या एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिले उस पर। और डीमर्ज होने के बाद कोई अलग कंपनी के शेयर्स भी मिल गए। तो ऐसा ये बेनिफिट हुआ लॉन्ग टर्म में रहने
की वजह से, बट वो थोड़ी ही कंपनी है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियों ने लॉस कराया था। लॉस, लेकिन मैंने वो बुक नहीं किया, तो जब तक लॉस बुक नहीं करते तब तक आपका लॉस नहीं है। तो लॉस बुक ना करने की वजह से मेरी होल्डिंग वैल्यू कम हो गई थी। पोर्टफोलियो गिर गया था, तो पोर्टफोलियो को फिर मैंने पॉजिटिव में लाया और उसमें स्विंग ट्रेडिंग करके ही मैंने उसको अच्छा खासा प्रॉफिट में लाया। अभी मेरा 236 का जो शेयर था, अभी वो 17-18% गिरा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ से ये शेयर को मैंने इतने बार ख़रीदा है और अभी तो मैं ख़रीदते ही जाता हूँ, और अभी सिर्फ 17% इसमें लॉस दिख रहा है। ठीक है, और वो भी कवर होके वो भी मेरे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ लो कि अभी जो 23 का भाव है वहाँ पर मुझे अभी सिर्फ 17% लॉस दिखा रहा है, लेकिन वो दिखाना चाहिए। अगर मैं यहाँ वही प्राइस पे रहूँ तो मुझे वो 90% तो समझ लो कि वो लॉस दिखाता। 90% तक मेरे पोर्टफोलियो के कुछ शेयर जो लॉन्ग टर्म के थे, शॉर्ट टर्म में मैं प्रॉफिट में ही हूँ, लॉन्ग टर्म में था उसी में ये प्रॉब्लम है। तो शॉर्ट टर्म में इसीलिए मैं स्विंग करता हूँ, और लॉन्ग टर्म में कौन से शेयर्स रखने चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, और उस पर वॉच भी रखना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू वॉच रखना चाहिए, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा आपको बदलती रहनी चाहिए। और ज़्यादा स्टॉक होता है तो उसमें ज़्यादा स्टडी और करना पड़ता है। अगर ना ध्यान दोगे तो उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाता है, बट उसमें से कैसे निकाला जाता है ये आपको मैं ज़रूर सिखा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं मैक्स टू मैक्स शेयर्स में से प्रॉफिट में ही हूँ। लॉस तो अगर कंपनी डूब गई तो लॉस है, समझो कि कंपनी अगर डूब गई, अगर मैं इरोस में हूँ और मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ते गया, लेकिन इरोस आगे जाके डूब जाती है तो उसमें लॉस हो जाता है। लेकिन डूब जाना मतलब कंपनी का वर्किंग ही बंद होगा तो डूब जाएंगे पैसे, नहीं तो ये कंपनी से मैं प्रॉफिट करके रहूँगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो 1 या 2 रुपए की भी हो गई थी, फिर भी मैंने उसमें बना रहा, फिर उसके बाद मुझे वो कंपनीज में प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इसका भी 12-13 रुपए का भी प्राइस हो गया था, तभी भी मैं बाई कर रहा था। और जब जब इसका प्राइस कम हुआ, 11 का भी था, 7-8 रुपए का भी था, 7 रुपए का भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, 7 रुपए पर भी मैंने बाई किया है ये शेयर को। आज देखो 23 रुपए है। तो मतलब मैंने ऐसे शेयर को देखो 236 कहाँ और 7-8 रुपए कहाँ, तो बहुत ज़बरदस्त ये शेयर गिरा हुआ है, और ऐसे शेयर्स को भी मैं प्रॉफिट में ला रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे शेयर है जिसके मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं, और कौन से नहीं डाले हैं उसके भी मैं जल्दी डाल दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत की है मैंने बहुत सारे शेयरों में। तो इस वजह से, क्योंकि मैं प्रॉफिट लेने के बाद और कोई नए शेयर्स लेता था और उसमें भी प्रॉफिट करता था, लेकिन मेरे जो पुराने शेयर्स है उस पर वीडियो कम पड़ जाएगी, लेकिन इतने ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग मैंने की है। ठीक है, इसलिए प्रॉफिटेबल होने की वजह से मैं आपके लिए ये चैनल लाया हूँ, जिससे आप भी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और ये मार्केट की रियलिटी है, और मैं रियलिटी बताता हूँ कि किसी भी शेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल उसके मैनेजमेंट में कुछ भी खराबी निकल जाती है तो आपका ज़रूर लॉस हो सकता है। और लॉस कब होगा, तो जब आप वो शेयर को लॉस में बेचोगे तो लॉस होगा। लेकिन उसमें भी अगर आप फंस जाते हो, अटक जाते हो, और आपके पास मेन चीज़ है कि क्वांटिटीज़ कितनी है। अगर आप पहले से 5 लाख 10 लाख रुपए डाल के बैठे हो किसी शेयर में, तो आपको करोड़ों रुपए और डालना पड़ेगा, तब वो उसमें से बाहर निकलोगे। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा रिस्क है और करोड़ों का लॉस तो नहीं करना चाहोगे। ठीक है, अगर 5-10 हज़ार डाला है तो लाखों में डालना पड़ेगा, तो आप वहाँ से वो शेयर में से निकल सकते हो। तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में प्रॉफिट, अगर कंपनी अच्छी रही टिकी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालना है, कभी भी एकदम से नहीं डालना है, क्योंकि कोई भी एक प्राइस परफेक्ट नहीं होता एंट्री के लिए। तो अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ पे बाई करते करते चलो तो ये परफेक्ट प्राइस है, ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है और हवे की तरह होता है, जिस तरफ से हवा चलेगी उस तरफ वो मुड़ता है। ठीक है, तो उस वजह से मैं कभी भी किसी भी शेयर को कोई प्राइस पे भरोसा नहीं, सिर्फ ये देखता हूँ कि ये शेयर अभी कितना गिरा है, आगे गिर सकता है क्या। अगर गिरता भी है तभी भी मैं लेने की ही कोशिश करता हूँ, लेकिन स्टॉप लॉस वगैरह मैं नहीं लगाता, क्योंकि स्टॉप लॉस मतलब लॉस लेना, और मुझे लॉस लेना नहीं पसंद। अगर कंपनी डूब गई तो लॉस, लेकिन जब तक कंपनी ज़िंदा है तब तक मैं उससे प्रॉफिट लेके ही रहूँगा। ठीक है, और मैक्स की बात करेंगे तो देखो, मैक्स में ये कंपनी
ये का प्राइस यहाँ पे 2010 से बता रहा है, तो 2010 में इसका 166 का था। फिर वहाँ से बढ़ के ये 643.95 सबसे अच्छा हाई मारा था इसने। ठीक है, तो कहाँ से ये 166 से 643 मतलब लगभग 5-6 गुना हो गया था। 5 गुना पकड़ लो, 5 गुना तो ये शेयर का भाव हो गया था। देखो एक टाइम पे बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था। 2010 से इसने 2015 तक 5 साल के अंदर इसने 4-5 गुना लोगों का पैसा करके दिया। उसके बाद फिर कुछ खराबी आई, उसके बाद देखो शेयर गिरना चालू हुआ। सेल्स में इतनी खराबी नहीं रहेगी अगर मैं आपको आगे दिखा दूंगा इस शेयर का पूरा फाइनेंशियल जब बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें पूरा कवर कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें हैं आपको कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करो। जस्ट आपको सब्सक्राइब करके रखना है, इसमें कोई घाटा नहीं। सब्सक्राइब करने में कंप्लीट डिटेल और अच्छे वीडियोस आपके सामने आएंगे और अच्छे शेयर की पूरी डिटेलिंग आपको पता चलेगी। ठीक है, तो देखो 643 से उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि कंपनी फिर बहुत ख़राब चलने लगी। उसके बाद पूरा देखो 200 130 का लो बना दिया, एक ही साल के अंदर 130 हो गया। फिर वहाँ से थोड़ा सा 308 हो गया 130 से, फिर वहाँ से डाउन आया तो डाउन साइड ही है। अभी तो बहुत ख़राब हालत है इसकी। ठीक है, और अभी इसका हम आगे थोड़ा प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे। तो प्राइस परफॉर्मेंस में देखो एक वीक में रिटर्न दिए हैं, अच्छे दिए हैं रिटर्न। तो एक वीक में जिसने भरोसा करके इसमें शेयर में पैसा लगाया रहेगा उसने 21% उसको प्रॉफिट होता रहेगा। एक महीने वाले को भी 20% प्रॉफिट हो रहा है, 3 महीने वाले को भी 16% का प्रॉफिट हो रहा है। और YTD मतलब जनवरी से अभी तक जिसने इन्वेस्ट करके रखा है उसको भी अच्छा खासा ये 22% का प्रॉफिट हो रहा है। और एक साल से जो इन्वेस्टेड है वो लॉस में है, तो 5% लॉस में है। 3 साल से जो है उसको 67-68% का लॉस दिख रहा होगा। ठीक है, तो 3 साल वाले को लॉस है। और यहाँ पे इरोस इंटरनेशनल का कंसोलिडेटेड जून का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। और ये पुराना न्यूज़ है, ये 10 अगस्त का न्यूज़ है, 24 अगस्त का न्यूज़ है। ठीक है, और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर इसका सेल्स बढ़ा हुआ है, वो भी जून के अंदर का बता रहा है। और 19.65 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है, बढ़ा हुआ नहीं है, डाउन बता रहा है, सॉरी। तो यहाँ पे सेल्स डाउन है। देखो आधा तो डाउन ही हो गया, मतलब सेल्स डाउन होने की वजह से कंपनी में थोड़े खराबी आ जाती है। ठीक है, तो सेल्स कब से डाउन है ये भी हम डिटेल इसकी देख लेंगे। और यहाँ पे अदर कोई न्यूज़ यहाँ पे इसके लायक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे नहीं नज़र आएगी। यहाँ पर भी डाउन ही दिख रहा है, देखो 41% डाउन है जून का सेल्स, नेट सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर भी ये फेब्रुआरी, ये बहुत पुराना है, 11 फरवरी का है, ये 2020 का है। तो कोई यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ इसके बारे में नहीं है। ठीक है, और SREI इक्विपमेंट फाइनेंस का कुछ इन्वोक 2% स्टेक इन, तो स्टेक ये लिया है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो फॉरम इसके मनी कंट्रोल की क्या बोल रही है इसके बारे में कि इसको 100% सेल करके चलो। तो उनको भी भरोसा नहीं है ये कंपनी पे, वो सेलिंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और उसमें से कुछ लोगों के अगर आप पढ़ोगे कमेंट्स या कुछ, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कोई पॉजिटिव बताता है, कोई नेगेटिव बताता है, तो अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। ठीक है, और यहाँ पर अभी हम इसके शॉर्ट में थोड़ा फाइनेंशियल का चार्ट देख लेते हैं। तो रेवेन्यू देखो कंपनी का घटते जा रहा है, चार्ट हमेशा इस तरफ ऊपर तरफ आना चाहिए लेकिन ये नीचे तरफ जा रहा है। देखो 2017 में अच्छा था, 1399 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था, 1400 करोड़ का। फिर 960 करोड़, देखो वहाँ से ये घट गया, इसलिए प्राइस भी उसके बाद घट गया। लेकिन फिर से अच्छा होगा सोचा, लेकिन थोड़ा अच्छा हुआ, फिर भी प्राइस में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2019 में 1031 करोड़ का इसने प्रॉफिट नहीं किया, ये रेवेन्यू जनरेट किया। तो रेवेन्यू के बाद इसका 2020 में देखो 813 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है। फिर उसके बाद देखो थोड़ा थोड़ा कम होते होते फिर डायरेक्ट एकदम से
ज़बरदस्त नीचे गिर गया 2021 में, तो बहुत ख़राब रेवेन्यू है इसका 261 करोड़ का, तो ख़राब है ये। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2017 में कुछ प्रॉफिट करती थी कंपनी 243 करोड़ का, फिर 231 करोड़ का 2018 में भी प्रॉफिटेबल था। देखो मेरा इन्वेस्टमेंट था तभी कंपनी प्रॉफिटेबल थी, तो इसका मतलब समझ लो कि मैंने लॉस मेकिंग कंपनी पे नहीं लगाया था। और उसके बाद देखो कंपनी का 2019 में भी उसने प्रॉफिट ही किया। तो यही चीज़ होती है, प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा लगाने के बाद भी अचानक कुछ हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी, देखो 2020 का तो सिचुएशन मोस्ट ऑफ लोगों को पता होना चाहिए कि वो कोविड सिचुएशन था। तो कोविड की वजह से थिएटर्स वगैरह सब बंद थे और बिजनेस ही बंद था, सेल ही बंद था। तो वो एक सिचुएशन है, लेकिन 1401 करोड़ का तभी लॉस हुआ। ठीक है, नेट लॉस जो नेट प्रॉफिट माइनस में बता रहे हैं, मतलब 1401 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ, 1401 करोड़। और यहाँ पे फिर उसके बाद थोड़ा रिकवर हुआ, फिर 180 करोड़ का अभी लॉस है कंपनी में। ठीक है, और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें क्या बता रहा है, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा तो फिलहाल प्रमोटर के पास ही है, 48% के शेयर्स है उनके पास। और पब्लिक के पास 43-44% के शेयर है होल्डिंग में। और फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी इसमें है अभी भी। ठीक है, 8% वो भी होल्ड करते हैं इसमें शेयर्स। और एफआईआईज और एफपीआई, 4 ऐसे एफआईआईज हैं जो इसमें अपना होल्डिंग है उनका। ठीक है, स्टेक होल्ड करते हैं, तो 4 ही है वो 8% का पूरा होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे ये चीज़ ग्रीन जो बता रहा है वो होता है प्लेज। तो प्रमोटर कभी भी अगर कर्जे में है तो बैंक में वो कर्जा ये करने के लिए उसके शेयर्स गिरवी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी आगे जाके पैसा नहीं चुका पाएगी तो शेयर से ही वो वसूल करेंगे बैंक। तो शेयर गिरवी है, देखो स्टार्टिंग में 2020 से गिरवी है। तो पहले इतना होल्डिंग था, 62% का होल्डिंग था प्रमोटर का, फिर और वो पूरा 61% उन्होंने प्लेज रखते थे। फिर यहाँ पे 62% का 2021 में होल्डिंग था, तभी भी उतना ही होल्ड उन्होंने प्लेज रखा था। फिर बाद में 60 का उनका होल्डिंग हुआ, फिर वहाँ पर भी उतना पूरा प्लेज रखा। फिर देखो 49% का इनका होल्डिंग है प्रमोटर का, लेकिन 51% की उन्होंने शेयर्स को ये किया, प्लेज किया। ठीक है, फिर अभी यहाँ पे 48% का होल्डिंग है और उसमें वो 50% प्लेज रखते। तो इसका 50% होता है ये इसका नहीं होता, मतलब ये पूरा ये 48 ही है, तो वो 50 कैसे रखेंगे, मतलब ये शेयर में से आधे शेयर रखेंगे या ऐसे रखेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, इसमें से अगर यहाँ पे वो इनके पास 62% है तो उसमें से भी 62 वो लेंगे, बाकी का इनके पास रखेंगे। ये होता है सिचुएशन सम। तो आपको ये इसके बारे में जो भी मनी कंट्रोल पे डेटा है मैंने आपको बता दिया है। अभी इसका हम कंप्लीट फाइनेंशियल देखेंगे जिसमें आपको और भी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम स्क्रीनर पे इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें क्या है इसके अंदर ये देखेंगे पहले। तो इसका स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.22 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये एक ही पॉइंट पॉजिटिव है कि इसका बुक वैल्यू से स्टॉक प्राइस, ये बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस इतना है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो करंट प्राइस थोड़ा कम है और वो कितने गुना करने के बाद इसका बुक वैल्यू आता है वो यहाँ पे बताएं। और यहाँ पे इसका कौन से नेगेटिव चीज़ें, देखो शेयर ख़राब हो गया है ऑलरेडी, इतना गिरा है, तो उसमें नेगेटिव चीज़ें बहुत होगी। तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ। अगर मेरे आप पहले सब्सक्राइबर हो, जो जिन्होंने मेरे पूरे वीडियो पहले से देखे हैं, तो आपको ये पॉइंट फिर से कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नए यहाँ पे चैनल पे आए हैं उनके लिए मैं ये पॉइंट फिर से बताऊंगा कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर, तो लास्ट क्वार्टर में उनका होल्डिंग डिक्रीज हुआ है प्रमोटर का। द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ ख़राब है।
ठीक है। तो 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखो -30% से गिरते जा रहा है। और कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 23-24% से लास्ट 3 साल से कम हो रहा है, ठीक है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी देखो 565 करोड़ की है। प्रोमोटर्स हैव प्लेज 50% ऑफ देयर होल्डिंग, तो प्रमोटर की होल्डिंग का 50% उन्होंने प्लेज रखा हुआ है, तो ये ख़राब चीज़ है। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 66697 डेज, मतलब यहाँ पे 666 यानी 666 डेज या 667 डेज पकड़ लो, तब से उनको पेमेंट आ नहीं रहा है। इतने डेज मतलब देखो 2 साल 3 साल भी पकड़ लो, 2 साल पकड़ के चलो, ठीक है, या 2 साल के अंदर ही, तो उतने दिन का पेमेंट डेटर्स ने नहीं पे किया है इनको, तो इस वजह से भी इशू है, ठीक है। डेटर्स इनके टाइम पे पेमेंट नहीं करते हैं। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोविंग सिम्स हाई, तो कंपनी का बोरोविंग जो है बहुत ज़्यादा है, लोन जो है वो ज़्यादा है। तो यही चीज़ हम ये पॉइंट और ऊपर का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 2 पॉइंट मैं आपको नीचे कवर करके बताऊंगा, ठीक है, आगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो 2018 से 2021 में, ये 3 साल में एवरी क्वार्टर में कैसे इनके रिजल्ट्स आ रहे थे। 296 करोड़ का ये सेल कर रही थी 2018 में, फिर दिसंबर 2018 में, फिर मार्च 2019 में ये 225 हुआ, कम हुआ। फिर देखो जून में भी थोड़ा कम हुआ 184 करोड़, फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया 2019 के सितंबर में, फिर 275 करोड़, 155 करोड़, 42 करोड़। जून में बहुत कम हुआ है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे ख़राब होगा ही, क्योंकि ये कोविड सिचुएशन है, कोविड टाइम में। सितंबर में 53 करोड़, फिर दिसंबर में 60 करोड़, फिर मार्च 2021 में 108 करोड़, अभी जून में 20 करोड़ और सितंबर में 64 करोड़। और एक्सपेंसेस भी उसी के हिसाब से है। और उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट भी देख लो, ब्याज कितना दे रही है एवरी मंथ में, तो ये भी यहाँ पे डिटेल बताया हुआ है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। देखो 2018 के दिसंबर में इसने 63 करोड़ का प्रॉफिट किया, और उसके बाद थोड़ा बढ़ा फिर कम हुआ। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा लॉस किया, ठीक है। तो ये है वो लॉस, 1461 करोड़ का लॉस है। और ये इसमें सबसे बड़ा हाथ है ये अदर इनकम, जिसमें लॉस हुआ, अदर इनकम में ही लॉस हुआ इनका सबसे बड़ा, ठीक है। जो बाहर से दूसरा इनकम आ रहा था, ये छोड़ के, ये बिज़नेस छोड़ के दूसरा इनकम था, उसमें उनको लॉस हुआ, और वही लॉस की वजह से कंपनी थोड़ा लॉस में आ गई, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पे देख लो कंप्लीट लॉस ही है, थोड़ा थोड़ा लॉस दिख रहा है यहाँ पे, और कंटिन्यूस नेट लॉस ही नज़र आ रहा है एवरी क्वार्टर में। फिर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में एवरी ईयर का 10 साल, 10, 11 साल, 12 साल का यहाँ पे सेल्स बताया है। तो यहाँ पे देख लो 641 करोड़ का सेल किया था उसने 2010 में, आज उसका सेल 251 करोड़ है। तो घटते आया है, थोड़ा सा बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ रहा था, 2016 तक बढ़ा था, 1500 करोड़ हो गया था, 1500-1600 करोड़ था, फिर 1400 करोड़ हुआ, फिर वहाँ से घटते आया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद देखो फिर एकदम से लॉकडाउन में तो हालत ख़राब ही हो गई, 814 से डायरेक्ट फिर 200 के रेंज में आ गया इसका सेल्स। तो ये ख़राबी हो गई कि कोविड ने इसकी पूरी हालत ख़राब कर दी है, ठीक है, कंपनी की। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 82 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने ये 1405 करोड़ का ये लॉस किया 2020 में, फिर और 2021 में 180 करोड़ का, अभी करंट ईयर में इसका 203 करोड़ का लॉस चल रहा है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये देखो
ये बैलेंस शीट में बोरोइंग में सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ इसको कि लोन कर्जा कितना है कंपनी पे। पहले 218 करोड़ का लोन था 2018 में 2010 में कंपनी का, और उसके बाद यहाँ पे 504 करोड़ का लोन बचा है। तो बीच में यहाँ पे कंपनी का कर्जा बढ़ गया था 650 टू 690 तक भी लोन बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा कंपनी ने लोन कम किया है, कर्जा कम किया है। अच्छी बात है, लेकिन अभी 504 करोड़ का अभी भी कर्जा इस पे है, तो वो कम हो जाएगा तो और भी कंपनी के लिए वो बेटर है। ठीक है। और यहाँ पे अभी हम ये 504 करोड़ का कर्जा लिया है तो उस पर इंटरेस्ट कितना पे करती है ये देखेंगे। तो ये है इंटरेस्ट जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखाई देगा। 83 करोड़ का ये इंटरेस्ट पे कर रही है 504 करोड़ पे। ठीक है। तो ये ज़बरदस्त इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ रहा है क्योंकि सेल ही कम हो गया है। तो इस वजह से अगर ये इंटरेस्ट और बढ़ेगा और सेल और घटेगा तो जो बैंक है उसके लिए ये रिस्क होता है कि इसीलिए कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज मतलब बैंक के लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इंटरेस्ट आएगा कि नहीं, आगे पे करेंगे कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पे कर रही है, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में अगर ये कंपनी का सेल और घट जाता है तो ये कंपनी आगे पे करेगी या नहीं करेगी। तो यही चीज़ लो इंटरेस्ट कवरेज में आता है, डर रहता है बैंक को। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे स्क्रीनर पे डेटा है मैंने आपको बता दिया है। अभी इसका हम फाइनल ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ हम अभी इसका फाइनल ओवरव्यू और फाइनल कॉल देखेंगे, क्योंकि इस पर अभी हमको क्या करना चाहिए, आगे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इसको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए, मैं ये बता दूंगा। ठीक है। जो मेरा पर्सनल व्यू होगा। तो यहाँ पर मुझे अभी जो प्राइस चल रहा है, ऑलरेडी मैं इसमें इन्वेस्टेड होने की वजह से, और मैं रिस्क तो लेता ही हूँ इसलिए तो शेयर मार्केट में अभी भी टिका हुआ हूँ। तो 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो और उस वजह से सभी चीज़ें मुझे पता है। स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो भी है सारी चीज़ें मैं अपना चुका हूँ और सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। तो उससे सिर्फ एक ही चीज़ निकल के आई कि स्विंग ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट। बाकी सारे ट्रेडिंग आज नहीं तो कल आपको लॉस देगी ही देगी। स्विंग ट्रेडिंग से आप एक बार लॉस में से निकल सकते हो, लेकिन बाकी इसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आज भी इसमें स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, और इस वजह से आज मेरा इसका जस्ट लॉस बचा है वो 17% का बचा है। और एवरीडे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा रहेगा कि 5% का सर्किट मार रहा है। तो ये 3-4 दिन अगर कंटिन्यू भी इसने सर्किट मारा तो लॉस के बाहर ही होगा। ठीक है। और उसके बाद प्रॉफिट तो इजीली बन सकता है। तो फिलहाल क्वार्टर ये एवरी क्वार्टर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि प्रॉफिट कर रहा है ये कंपनी। ठीक है। तो ऑलरेडी ये कोविड की सिचुएशन की वजह से इनको ज़्यादा लॉस हुआ था, बट ये आगे और कवर हो जाएगी। और यहाँ पे इसमें देखो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में तो खराबी नज़र आ रहा है। यहाँ पे इनका कहना है कि इसमें से कोई भी चीज़ इसके लिए अच्छी नहीं है। रिटर्न वर्सेस एफडी अच्छा नहीं है, डिविडेंड रिटर्न अच्छा नहीं देती है, डिविडेंड रिटर्न ही नहीं देती, एंट्री पॉइंट ख़राब है, और रेड फ्लैग है कंपनी में, मतलब ये डूबने की कंपनी ज़्यादा चांसेस होती है। लेकिन डूबेगी नहीं डूबेगी, जब तक नहीं डूबती तब तक आपको कमा के देगी, क्योंकि 1 रुपया से भी कम होने वाला शेयर बाद में बहुत इवन मैंने 10 पैसे के शेयर को भी 4 रुपये तक मैंने बेच दिया है। विशेष इन्फोटेक या 5 पैसे का था, वो हो गया था विशेष इन्फोटेक करके नाम का शेयर, उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट में बेचा था। और ऐसे बहुत सारे शेयर्स है मेरे लाइफ टाइम में जो अच्छे खासे एकदम गिरे हुए थे, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है। और डीएनए मीडिया करके भी एक शेयर है, उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट में बेचा था, 60-70 पैसे का था वो, और उसको भी 3.5 रुपये के ऊपर मैंने बेच दिया था। तो ऐसे पेनी स्टॉक में भी मैंने प्रॉफिट ही किया है। अगर कोई स्टॉक अगर गलती से डूब गया तो उसमें लॉस होता है, नहीं तो अगर कंपनी ज़िंदा है तो प्रॉफिट करके ही देगी, और तब तक मैं उसमें से नहीं निकलता। ठीक है। तो अच्छी बात यही है कि मुझे प्रॉफिट लेना पसंद है, और मेरा ये एक्सपीरियंस बहुत काम आ रहा है, इस वजह से मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ आपको मेरे साथ जुड़ना है,
चैनल को सब्सक्राइब करके आपको सिर्फ नॉलेज लेना है। उसके बाद आपको आपके लाइफ में लगता है कि ये स्ट्रैटेजी यूज़ करके देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं तो आप जो पहले से कंटिन्यू कर रहे हो उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो गुड, अच्छा है कि वो, और कितना टाइम तक वो आपका प्रॉफिट टिकता है वो भी इम्पोर्टेंट है, आप वो प्रॉफिट को कितना टिका लेते हो। ठीक है, फ़िलहाल मेरा प्रॉफिट टिक रहा है, इस वजह से मैं बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाते जा रहा हूँ और उससे और भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और कई जगह मैं रियल इस्टेट में भी इन्वेस्ट कर चुका हूँ इसके वजह से, प्रॉपर्टी वगैरह लेने में। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट का ही कमाल है जिसके वजह से ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाता है और एक्सपीरियंस काम करता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके, देखो प्राइस चार्ट का किस तरीके से इसने ग्रोथ दिखाया है। तो 1 वीक में देखो सर्किट मार रहा है करके ये सिंगल लाइन के अंदर ही दिख रहा है। ठीक है, वो लॉक हो जाता है वहाँ पे प्राइस, तो कंटिन्यूसली ये होता है। और 1 मंथ में देखो, 1 मंथ में ये 18 से 23 तो हो चुका है, और 1 ईयर 24 से, और 1 महीने में अभी 23 है। तो देखो एक बार अब गया था 32 तक भी गया था ये 1 साल के अंदर, फिर वहाँ से डाउन आया, फिर यहाँ पे 36 35 तक भी गया था, या ये देखो ये 36, फिर यहाँ पे डाउन आया था। तो शेयर ने बीच में बाहर निकलने का इसने चांस दिया था, अगर नहीं निकले तो उसकी वजह से अभी भी ये आगे आपको दे सकता है। फ़िलहाल तो मैं अभी भी वेटिंग में ही हूँ, मेरा पूरा अगर ये लॉस निकल के मैं इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट करूँगा ही। और ऑलरेडी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मैंने बहुत सारे शेयर है जिसको मैंने लॉस में नहीं बेचा, ओनली प्रॉफिट में ही बेचा है। मैं आपको ये बाद में दिखा भी दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 साल से देखो इन्वेस्ट करने वाले को 88% का लॉस हुआ है, लेकिन देखो 7 रुपये का शेयर ये एक बार इसका लो ये है, ये बाद में हुआ है, लेकिन हाई इसका 308 था, तो 308 से ये 7 रुपये हो गया। बहुत ख़राब इसकी सिचुएशन हो गई। 330 से 308 से अगर 30 रुपये भी होता है तो 90% गिर जाता है, लेकिन देखो ये कितना ज़बरदस्त ये गिरा हुआ है। तो इस तरीके के वजह से, क्योंकि 7 रुपये होता है तो आज 23 रुपये पे है, इसलिए ये बता रहा है कि 88% लॉस है। अगर ये 7 रुपये होता तो लगभग 95% आप पकड़ के चल सकते हो कि ये गिरा हुआ है। तो ऐसा ही होता है शेयर मार्केट में। ठीक है, इसीलिए सही सोच समझ के पैसा लगाना चाहिए। और यहाँ पे मैक्स की बात करेंगे तो देखो ये 2010 से जो डेटा बता रहा है 190 का शेयर था, इसने वो बीच में आपको बताया था कि ये 643 का हाई बना के फिर वहाँ से गिरने के बाद अभी ये प्राइस पे आया है। तो मैक्स वाले को भी इसने प्रॉफिट नहीं दिया है, और ना एसआईपी करने वाले को 5 साल से अगर कोई एसआईपी करता तो भी 20-21% लॉस में होता। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे ख़राबी नज़र आ रही है। स्मॉल कैप कंपनी है और हाई रिस्क इसमें है, वॉलेटाइल ज़्यादा है। फ़िलहाल तो ये एवरीडे का थोड़ा सर्किट मार रहा है, और वो कितने दिन सर्किट मारता है ये भी देखना है। और सर्किट मारते मारते अगर कंटिन्यू रहा तो ये इसमें से प्रॉफिट में से मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि सर्किट बाद में नेगेटिव भी जाने के चांसेस होते हैं। बट फ़िलहाल इसमें बाइंग चल रही है, और मैंने आपको ये भी दिखाया है मनी कंट्रोल पे कि वो उसमें डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा है। पब्लिक इसमें डिलीवरी उठा रही है, 65% उसके शेयर्स डिलीवरी बेस पे जा रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं लोग। तो इस वजह से अभी फ़िलहाल तो ये शेयर बढ़ रहा है, आगे और कितना बढ़ेगा उसके बाद तो ऐसे शेयर्स में अगर रिस्क लेना है तो रह सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसके दिन बदल गए, सारी सिचुएशन और सारी चीज़ें अच्छी हो गई इसके लिए, तो ये आगे जाके 100 200 300 400 500 600 हो सकता है, क्योंकि ये मीडिया सेक्टर का है और पुराना इसका एक्सपीरियंस है। शायद इसमें कुछ टर्न अराउंड हो जाए और कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाए, तो क्योंकि हर एक सिचुएशन अगर प्रॉपरली चले, क्योंकि अभी ओटीटी का ज़माना है, ओटीटी पे भी ये चलने लगे, सारी चीज़ें इनकी चलने लगी, मूवीज़ चलने लगी, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकती है। और हॉलीवुड में, इंटरनेशनल में भी ये चलता है इनका मीडिया। ठीक है, तो ज़बरदस्त है शेयर, लेकिन फ़िलहाल तो ये अभी गिरा हुआ है। एक टाइम बहुत अच्छा था, लेकिन आज इसका प्राइस बहुत ख़राब हो चुका है। तो आपको अगर ये शेयर अच्छा लगा है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं, और नहीं तो अगर आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो आप
इससे दूर ही रहे, क्योंकि रिस्क है तो मतलब उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है या फिर वो ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है या ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। ये आप दिमाग में डाल के रख लो, क्योंकि जहाँ ज़्यादा रिस्क है वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। लेकिन रिस्क ज़्यादा है मतलब लॉस भी ज़्यादा ही हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो इसमें मैं यही है कि इसमें से अगर ये जब तक कंपनी नहीं डूबती तब तक इसमें मेरा होल्डिंग रहेगा, और आज नहीं तो कल इसमें से प्रॉफिट करके ही रहूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।